नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। नौकरी करते हैं और ऑफिस में थका थका महसूस करते हैं। हर वक्त कमजोरी महसूस होती है, उबासी से परेशान रहते हैं। घर जाते ही बिस्तर पर लेट जाने का मन करता है और कहीं किसी से बात करने का या किसी भी तरह की एक्साइटमेंट आपको लाइफ में महसूस नहीं होती है। अगर ऐसा है तो इसी वक्त सावधान हो जाइए, क्योंकि आप बर्नआउट सिंड्रोम का शिकार हो सकते हैं। इस सिंड्रोम में इंसान मेंटली फिजिकली काफ़ी थकावट महसूस करता है और ये परेशानी नौकरी पेशा लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है। एक लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक भारत में बर्नआउट सिंड्रोम के मामले दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले ज़्यादा हैं। 30 देशों और 30,000 कर्मचारियों के इस सर्वे में पाया गया है कि वर्क प्लेस पर बर्नआउट के मामले में भारत टॉप पर है। दुनिया भर में औसतन 20% कर्मचारी बर्नआउट की शिकायत करते हैं। वहीं हमारे देश में ये आंकड़ा लगभग 59% यानी करीब 3 गुना है। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे शो पर। इसी पर हम बताएंगे आपको कि क्या नुस्खे हो सकते हैं बर्नआउट से बचने के लिए। तो बर्नआउट से आखिर कैसे बिगड़ती है जिंदगी? बर्नआउट सिंड्रोम होता क्या है? स्ट्रेस जानलेवा है तो कैसे बढ़ते हैं, इसके लिए सावधानी। और इसी के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। विवेक तिवारी, फाउंडर प्रज्ञान एडवाइजरी, श्रुति शाह, साइकोलॉजिस्ट और फाउंडर होलिस्टिक माइंड थेरेपी, अश्विनी कामत, सर्टिफाइड म्यूजिक थेरेपिस्ट, अश्विनी म्यूजिक थेरेपी केयर, और साथ ही गुंजन मेहरा, लाइफ कोच। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और श्रुति, थोड़ा सा मेडिकली आप ही समझा सकती हैं। बताइए मुझे कि बर्नआउट सिंड्रोम आखिर क्या होता है? जी, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि बर्नआउट एक ऐसी चीज है जहां कोई भी इंसान स्पेशली जॉब रिलेटेड मेंटल और फिजिकली बहुत ज्यादा ड्रेन्ड आउट फील करता है। उन्हें ये फीलिंग आता है कि डे टू डे एक्टिविटीज में उन्हें ज्यादा एंगेज करने का मन नहीं करता है। लॉस ऑफ सेंस ऑफ पर्पस होता है कि कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। हर एक चीज में, छोटी से छोटी चीज में चिड़चिड़ाहट सी होती है। कुछ करने का मन ही नहीं करेगा एट द एंड ऑफ द डे। सो ये सारी चीजें एक साइन होती है कि बर्नआउट हो गया है। जहां जो चीज आपको करनी पसंद भी आती थी स्टार्ट में, कि आप पूरा एंथुजियास्टिकली उसे करते भी थे, बट अभी उसे करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। अंदर से आप 8 घंटे नींद ले लो और फिर भी सुबह उठोगे तो फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, थकान सा है, कुछ बेड से उठने का मन नहीं कर रहा है। वही काम सेम रिपीट रिपीट हो रहा है और जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहा है। सो ये एक बेसिक बर्नआउट के साइंस और ट्रेट्स होते हैं जो कोई भी इंसान देख सकता है उनमें। और ये काफी प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम से होते हैं, यानी कि काफी टाइम से हो रहे होते हैं, अचानक से उठ के एक दिन में नहीं हो जाते। ये कंटिन्यूअसली आपको एटलीस्ट 6 महीना आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर 6 महीने से ऐसा लग रहा है, जहां आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ आगे बढ़ ही नहीं रही है करके, तो मे भी एक बर्नआउट का साइन और केस भी हो सकता है करके। ऐसे में सवाल यहाँ पर ये होता है कि नौकरी पेशाओं में इसकी शिकायत सबसे ज़्यादा क्यों दिखाई देती है, क्यों महसूस होती है? क्या आपका रूटीन है जो मोनोटोनस हो रहा है? क्या उसकी वजह से आप थक रहे हैं? कोई नयापन नहीं है लाइफ में, क्या इसीलिए आप थक रहे हैं? या इसीलिए कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर बहुत ज़्यादा आश्रित हो गए हैं, उसके अलावा आपके पास और कोई आउटलेट नहीं है अपनी ज़िंदगी में, डिस्ट्रैक्शन के लिहाज से भी? गुंजन, क्या कहेंगे? मैं जहाँ तक मैं एज ए लाइफ कोच आपको ये बात कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों ने अपने डे टू डे लाइफ में, वर्किंग सिनेरियो में अपने से जो एक्सपेक्टेशंस सेट की हैं, वो एक्सपेक्टेशंस हम लोग हमेशा से ज्यादा एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं, अपने आप से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे जनरली कहा जाता है कि हम अपनी थाली में उतना ज्यादा ले लेते हैं जितना हम च्यू नहीं कर सकते या खा नहीं सकते। तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। कई बार रीजन ये भी होता है कि हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हम उस स्ट्रेस में आकर अपने आप को बहुत कुछ या बहुत ज्यादा कुछ करके दिखाने की जो हमारे मन की कोशिश होती है, वो हमारे ऊपर एक ऐसा स्ट्रेस डिवेलप करती है कि हम लोग बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर को ले लेते हैं और बहुत लंबे समय तक एक ऐसे काम को करने की कोशिश करते हैं जिसे शायद हम पसंद नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से गुंजन का सवाल हम बाद में लेंगे, लेकिन गुंजन का ही सवाल विवेक तिवारी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। उनका ऑडियो सही नहीं था तो हम समझ नहीं पाए हैं ठीक से। बहरहाल यही सवाल आपसे। देखिए, बर्नआउट या स्ट्रेस या कई इसको नाम दिए जाते हैं, टेक्निकल नेम्स में नहीं जाते।
लेकिन इसके कारण क्या है? तो मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो 2 बड़े कारण हैं, कुछ बाहरी और कुछ अंदरूनी। तो बाहरी कारण क्या है? मैं उन लोगों की बात करता हूँ, ये कार्यक्रम भी शायद उन्हीं लोगों के लिए है जो तरह-तरह की, विविध तरह की ऑर्गेनाइज़ेशन, संस्थाओं में काम कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे संस्थाओं में जो लोग काम कर रहे हैं, होता क्या है कि बाहर की दुनिया में चेंज बहुत जल्दी से हो रहा है। जैसे कि इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया या प्रोडक्ट्स आउटडेटेड हो गए, तो बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा बदलाव है। साइकिल जो हैं प्रोडक्ट्स के वो छोटे हो गए हैं, जॉब्स की कोई गारंटी नहीं है। तो इस सब बदलाव की वजह से जो लोग ऑर्गेनाइज़ेशंस में काम कर रहे हैं, उनको भी एक तरह का स्ट्रेस होता ही है। चाहे वो इस इनसिक्योरिटी से हो कि भई एक मेरी नौकरी कितने दिन तक चलेगी, नहीं चलेगी, या इससे हो कि जिस संस्था के लिए मैं काम कर रहा हूँ उसका लंबे समय का उद्देश्य क्या है? मेरे काम का और मेरी टीम का डायरेक्शन क्या है? अगर ये सब उसको नहीं पता लगता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अ, टेंशन, स्ट्रेस, बर्नआउट होगा। उसके साथ आप कपल कर दीजिए इस बात की इनसिक्योरिटी कि हमारे यहाँ थोड़ा-सा असेसमेंट कल्चर ज़्यादा है। इ अमूमन तौर पे मुझे लगता है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ, मुझे असेस किया जा रहा है, मुझे बेहतर परफ़ॉर्म करना है। मेरी आइडेंटिटी मेरे जॉब से लिंक्ड है। जिस चीज़ में मैं 12-13 घंटे, 14 घंटे दे रहा हूँ, उसी से मेरी आइडेंटिटी लिंक्ड है। तो ये सब मिलके, बाहरी और अंदरूनी कारण मिलके एक बर्नआउट का सिचुएशन क्रिएट करते हैं। इसमें जिस तरीके से आजकल संस्थाएँ कार्य करती हैं, जो उनकी कार्यप्रणाली है, वो भी कंट्रीब्यूट करती है। अगर आप मुझे समय दें तो उसमें भी मैं प्रकाश डालूँ, नहीं तो थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे। बिल्कुल। लेकिन अनिश्चितता तो हमारी लाइफ में बनी ही रहेगी और भले ही आप इसको बर्नआउट का रूप दें या स्ट्रेस का रूप दें, फ़ियर ऑफ द अननोन और इस तरह की अनसर्टेनिटी लाइफ के सिर्फ प्रोफेशनली नहीं बल्कि पर्सनल एस्पेक्ट पे भी रहती है। सवाल ये है कि आप इससे कैसे इसको पार पा पाते हैं और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं और साथ ही वो क्या सिम्टम्स हैं जिसके ज़रिए आप इसको पहले ही पकड़ लें। मेरे ख्याल से एक एडवाइस श्रुति के लिए यहाँ पर हमें लेनी होगी क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से फैक्टर है और स्ट्रेस में अलग अलग पहलू होते हैं। तो कैसे समझें कि ये बर्नआउट की वजह से हो रहा है या किसी और वजह से हो रहा है? अगर आप डिस्टिंग्विश थोड़ा सा कर पाएँ श्रुति और समझाएं दर्शकों को। हुँ, हुँ। जब भी आपके मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है, तो काफ़ी एक फाइन लाइन होता है डिस्टिंग्विशिंग का कि ये चीज़ हो रही है तो ये इसके अंडर आता है और ये चीज़ हो रही है तो इसके अंडर आता है। सो मेनली बर्नआउट में आपको ये चीज़ देखना है कि पहले तो आप फिज़िकली एकदम फटीग्ड फील कर रहे हो, बहुत थकान-सा महसूस कर रहे हो, पूरे दिन में चिड़चिड़ाहट-सी महसूस होती है। छोटे से छोटा टास्क अगर एक और टास्क भी आ गया आपके ऊपर, तो ऐसा लगता है कि अरे! इतनी सारी चीज़ें मैं कैसे कर पाऊँगा? तो वो एक ब्लास्ट ऑफ फील हो जाता है कि मैं ये नहीं और आगे कर पाऊँगा या कर पाऊँगी करके। ब्रेकडाउन्स कांस्टेंट कंसिस्टेंट ब्रेकडाउन्स होते रहते हैं दिन में। रात को नींद नहीं आती है, सुबह बेड से उठने में मन नहीं करता है। इनफैक्ट बर्नआउट इज़ ऑल्सो एक कॉज़ है जिसकी वज़ह से एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन भी आपका और इंक्रीज़ होते जाता है कंसिस्टेंटली और कॉन्स्टेंटली। ऊपर से स्ट्रेस, आप आपकी बॉडी में भी स्ट्रेस फील करोगे, जहाँ पे आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा कभी-कभी। ऐसा लगेगा कि 24 घंटे भी दिन में आपको कम पड़ रहे हैं करके। ये सारे साइन्स और सिम्पटम्स हैं जो आप देख सकते हो। ये काफ़ी जेनेरिक साइन्स और सिम्पटम्स हैं, ऐसा-ऐसा है। तो इसके लिए आपको ये साइन्स एंड सिम्पटम्स थोड़े प्रोलॉन्ग यानी काफ़ी थोड़े 1 महीना या 2 महीना ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि ये बर्नआउट है कि नहीं है। एंड स्पेशली बर्नआउट बहुत लोगों का जॉब रिलेटेड आता है। अब ये जॉब रिलेटेड क्यों आता है? बिकॉज़ अभी रीसेंट टाइम्स में विथ इन्फ्लेशन एंड द काइंड ऑफ जो स्ट्रेस लेते हैं, उसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। वर्क लाइफ के बीच में कोई बाउंड्रीज़ नहीं रही है। सो घर पे भी काम करते हैं, ऑफ़िस में भी काम करते हैं, रात को 12 बजे लैपटॉप लेके भी बैठते हैं, 3 बजे भी लेते हैं। सो इतना सारा जो स्टिमुलस आता है, उसकी वजह से भी ये बर्नआउट होने लगता है एंड देन वो बाउंड्री नहीं रहती है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली राउंड, राउंड, राउंड वही सेम लूप में लोग अटक जाते हैं और फिर नहीं समझता कि क्या करना है, कैसे करना है करके। चलिए, और कहीं न कहीं बर्नआउट की वजह से हम देखते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी पर भी इम्पैक्ट होता है। ख़ासतौर से अगर हम क्रिएटिव लोगों की बात करें, क्रिएटिव ब्लॉक जो लोगों को होने लगते हैं, राइटर्स ब्लॉक जो होने लगते हैं, तो कहीं न कहीं इसका असर शुरुआत आपके जॉब से ही होती है, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस में जो मिस है, उसकी वजह से होती है और इम्पैक्ट भी उसी पर सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन
अश्विनी, क्योंकि आप म्यूजिक थेरेपी में भी हैं, मुझे बताइए किस तरह के केसेस बर्नआउट को लेकर आपके पास आते हैं और कैसे उनको ट्रीट किया जाता है? बिल्कुल, थैंक यू कविता। सो जैसे डॉक्टर श्रुति ने भी कहा कि बर्नआउट आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और यकीन मानिए मैं 6 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन पिछले 4 साल से यानी कि 2020 जब से हम कोविड का सामना कर रहे हैं, जब से हम लॉकडाउन में गए हैं, इसकी मात्रा, इसकी संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि अब लोगों को जाके समझ आ रहा है कि मेंटल वेलनेस और फिजिकल वेलनेस साथ में जाते हैं, दे आर कनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब लोग मेरे पास आते हैं संगीत उपचार के लिए, तो देखिए संगीत वैसे ही बहुत ही शांत करने जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये बहुत ही थेरेप्यूटिक है, नेचुरली थेरेप्यूटिक है। लेकिन अगर कोई रोज स्ट्रेस से मारा है, एंजाइटी अटैक्स हो रही है, उनको पैनिक अटैक्स हो रहा है, डिप्रेशन के का सामना करते जा रहे हैं, तब संगीत, रेगुलर म्यूजिक जो आपका शायद कोई फेवरेट गाना हो, उससे 4 कदम आगे जाके हमें उस कठिनाई का सामना करना पड़ता है और तब जाके म्यूजिक थेरेपी यानी संगीत उपचार ये काम आता है। तो मेरे पास जो वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं, उनसे मैं ऑफ कोर्स बात करती हूँ, उनकी प्रकृति समझती हूँ, वो क्या कठिनाई से गुजरते हैं, वो समझ के उनके लिए मैं खास संगीत उपचार बेस्ड म्यूजिक तैयार करती हूँ, जो उन्हें सिर्फ सुनना है। सो आई डोंट ऐड उनके जो रेगुलर रूटीन में है, जो काम उन्हें ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, उनके काम में मैं और काम नहीं बढ़ाती हूँ। मैं वो म्यूजिक तैयार करके उन्हें सिर्फ सुनने के लिए कहती हूँ और वो संगीत जाकर उनके ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी पर जाकर काम करता है, त्रिदोष पर काम करता है और ओवरऑल एनर्जी बैलेंस लाता है उनमें। बिल्कुल, लेकिन हमें जानना है कि यहाँ पर और क्या-क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं जो फिज़िकली मटीरियलाइज़ कर सकते हैं। अभी तो हम केवल थकान और एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम फिज़िकली इसके लक्षण समझना चाहें, गुंजन, अगर आप इसके बारे में प्रकाश डाल सकें, किस-किस तरह के आपके फिज़िकल फॉर्म में या आपके शरीर में आप परेशानियाँ महसूस करेंगे, थकावट और बाकी बेचैनी जैसे सिम्पटम्स के अलावा? आप शायद म्यूट पर हैं। कविता जी, मैं सबसे पहले ये बताऊंगा, हमारी डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को ना बॉडी गिव अप करना शुरू कर देता है। हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें बार बार, जैसे ऑफिस में काम करते करते ऐसा लगता है शायद हम सोना चाहते हैं, या हमें नींद आ रही है, या हमें ज्यादा आलस आ रहा है, या हम अपने काम से भागने के विषय में देखते हैं। हम बहुत ज्यादा लेथार्जिक एक फीलिंग हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण, जैसे कि मैंने बताया, बर्नआउट में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, हमारे अंदर की जो इच्छा शक्ति है अपने काम को लेके, वो कमजोर पड़ जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार हम वर्क प्रेशर में आते हैं, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते वो काम कर रहे हैं जो शायद हमें पसंद नहीं है। मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूँ कि वर्क कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आजकल कई कॉर्पोरेट्स में हमने देखा है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, जहाँ एम्प्लॉयज के खेलने के लिए एक रूम रखा गया, उनका एक रेस्ट रूम बनाया जाता है, उनके लिए एक रूम ऐसा बनाया है जहां वो बैठकर केवल रेस्ट कर सकते हैं, जो शायद मेरे हिसाब से किसी भी एम्प्लॉय की प्रोफिशिएंसी को बढ़ा सकता है, उसकी वर्क एबिलिटी को बढ़ा सकता है। लेकिन जो हमारी फिजिकल, जो जैसे आपने कहा क्या चेंजेस आते हैं हमारे अंदर, सबसे पहले तो हम लेथार्जिक जो फील करते हैं, और एक डर सताने लगता है, जिससे हमारे अंदर ओवर थिंकिंग और एंजाइटी इस लेवल पे आ जाती है कि हमें एक डर सताने लगता है कि क्या हमारा काम चला जाएगा, क्या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्या हमें कुछ ऐसा हमारे साथ हो जाएगा जो ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं, जैसे मैं लाइफ स्किल ट्रेनिंग जब भी लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ लोगों में जो सबसे बड़ी कमी है, वो उनके अंदर हैप्पीनेस नहीं है। आज लोग एक दूसरे से ज्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल पे बात करते हैं। हर किसी को एक कंपटीशन की जिंदगी जीने की एक आदत पड़ गई है, जिसमें खुशी कहीं ना कहीं मिसिंग है, हैप्पीनेस नहीं है। एक बर्डन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे बस पूरा करना है। उसी के चलते वर्क कल्चर में एक सबसे बड़ी समस्या, एम्प्लॉय घर जा रहा है, घर जाकर भी वो रातों को काम कर रहा है। रात के 12-12 बजे अगर वो मेल भेज रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट उसकी नींद, उसकी स्लीप पे डिस्टर्ब होती है। स्लीप डिसऑर्डर होना, इंसोम्निया होना, ये बहुत कॉमन हो गया है। और उससे सबसे पहले डेवलप होती है ओवर थिंकिंग और एंजाइटी। एंजाइटी लीड करती है डिप्रेशन की तरफ, और वो डिप्रेशन कहीं ना कहीं हमारी एबिलिटी को समाप्त कर देता है।
तो मैं समझता हूँ जैसे वर्क कल्चर को थोड़ा सा बेटर किया जाए तो उससे बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। और कहीं ना कहीं अलग अलग किस्म की थेरेपीज ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मैं कॉर्पोरेट में कई बार हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो वहां हमारा अब फोकस होता था टू मोटिवेट एन एम्प्लॉय टू वर्क मोर। अब फोकस होता है टू मोटिवेट एन एम्प्लॉय टू बी हैप्पी। उसका खुश रहना ज्यादा जरूरी है। अगर वो खुश रहेगा तो उसका इम्पैक्ट उसकी प्रोफिशिएंसी पे पड़ेगा, उसके कार्य पे पड़ेगा, जिसका ज्यादा बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों को मिलेगा। और मैं एक बात और बस अंत में कहूंगा कि एम्प्लॉय या कोई भी व्यक्ति जो वर्क कल्चर में है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसको कम से कम ये जानना बहुत जरूरी है कि जो वो काम कर रहा है क्या वो उससे संतुष्ट है, क्या वो उससे खुश है। अगर ऐसा नहीं है तो वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है और सैचुरेशन एक दिन जरूर आएगा जिससे उसे बचना चाहिए। लेकिन विवेक यहाँ पर चलिए इन्होंने कहा कि क्या वो खुश है, इस तरह की ट्रेनिंग लोगों को दी जाती है, कॉर्पोरेट्स में बहुत फोकस किया जा रहा है, लेकिन खुशी जो होती है वो तो DIY है, वो बहुत सब्जेक्टिव है, वो बहुत रिलेटिव है। बतौर प्रोफेशनल आप लोगों से वर्क लाइफ बैलेंस को क्रिएट करने को लेकर बातचीत कर सकते हैं, उनको दशा और दिशा उसके बारे में बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये आपका एक निजी काम हो जाता है समझना और बाउंड्रीज क्रिएट करना कि इस समय के बाद या इस सीमा के बाद जो है मैं इस चीज़ को अपने ऊपर अपनी ज़िंदगी में हावी नहीं होने दूंगा या नहीं होने दूंगी। तो वो एक स्टेप वाइज क्या होमवर्क होगा जो आपको करना होगा, ताकि अगर आप बर्नआउट महसूस कर रहे हैं या इस तरह का कोई दबाव महसूस कर रहे हैं अपने ऊपर अपने जीवन में, तो आप सतर्क हो जाएं और स्टेप्स लेना शुरू करें। विवेक, आप मुझसे पूछ रही हैं? जी विवेक। हाँ, देखिए, पहली चीज तो ये है कि बर्नआउट के लक्षण जो हैं, जिस तरीके से हमारे को पैनलिस्ट ने बताए, उनको जरूर ध्यान में रखें और सतर्क रहें इन सब चीजों से। उनमें से एक लक्षण और है, शायद वो पहले बता दिया गया है या नहीं, खुद की उपेक्षा। कभी कभी ये भी होता है, जब बर्नआउट होना ज्यादा लगता है तो ये भी देखा गया है, हमारे काम में हम देखते हैं। तो चीजें तो बहुत ऑब्वियस हैं जो करनी चाहिए और इम्पोर्टेंट है करने के लिए, जैसे कि हेल्थ को लेकर एक्सरसाइज हो गया, पोषण ठीक, स्लीप ठीक, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, ये सब तो करना ही चाहिए। मेरे ख्याल से एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक जो ओवरऑल बैलेंस है, क्योंकि एक इंसान जो है कई तरह के रोल्स निभा रहा है अपनी जिंदगी में। एक तरफ वह एक एम्प्लॉय है, एक प्रोफेशनल है, तो एक तरफ वो बेटा है, बहू है, बहुत सारे रोल हैं। तो उन रोल्स में एक समन्वय लाना और उनको एक बैलेंस तरीके से देखना, मेरे ख्याल से वो भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि अपने लक्ष्य के प्रति क्लैरिटी होना, मतलब जिसे हम कहते हैं डायरेक्शन के प्रति क्लैरिटी होना, वो जरूरी है। और कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन इतनी जल्दी बदल रही होती है कि एक एम्प्लॉय जो काम कर रहा होता है उसे नहीं समझ में आता कि कहाँ जा रहा है मेरा करियर या क्या हो क्या रहा है। तो वो क्लैरिटी लेना जरूरी है, क्योंककि अनसर्टेनिटी हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। मेरे ख्याल से कभी कभी ये कॉल आउट करना, जो मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, ये ब्रवाडो कल्चर जो है, या ब्रवाडो से या फियर से बहुत लंबे समय तक काम करना और मना ना कर पाना, कभी कभी वो टॉक्सिक कल्चर के रूप में बदल जाता है। उसको कॉल आउट करना भी जरूरी है, जैसे हमारे को पैनलिस्ट ने कहा। और एक बात जो बहुत जरूरी है वो ये है कि कुछ ऐसे टास्क, कुछ ऐसे कार्य जिनसे मुझे ऊर्जा मिलती है, स्फूर्ति मिलती है, उनका ढूंढना और उनको करना नियमित तौर से मेरे काम के अंदर। जरूरी नहीं है कि सारे जितनी भी चीजें मैं कर रहा हूँ वो सारी चीजें मेरे को ऊर्जा दें, लेकिन जरूर कुछ चीजें देंगी। उनको ढूंढना और उनमें थोड़ा वक्त बिताना, उससे एक ऊर्जा और स्फूर्ति आती है। और आजकल एक चीज और बहुत ज्यादा बोली जाती है, वो है पर्पस। तो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस समझना और मेरा अपना पर्पस आइडेंटिफाई करके उसके थ्रू एक डायरेक्शन क्रिएट करना, एक मेरे ख्याल से वो बहुत जरूरी है। हम जिस तरीके से काम करते हैं अपने लोगों के साथ, तो हम दो तीन चीजें उनके साथ जरूर करना चाहते हैं। जब हमारे पास कोई इस तरह के लक्षण के साथ आता है, तो हमने एक कार्यप्रणाली निकाली है जिसका नाम हम कहते हैं कॉम्पस, जिसके 4 डायरेक्शन है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो उसके अराउंड हम उनसे काम करवाते हैं। उत्तर का मतलब ये है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, किधर जाना चाहते हो, उसमें कुछ क्लैरिटी लाना। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि लोग दिशाहीन और गतिशील हो जाते हैं। गति बहुत है लेकिन दिशा नहीं है, और उसकी वजह से धीरे धीरे बर्नआउट होने लगता है। उसी तरीके से हम पूरब की तरफ जाते हैं और पूरब में उनसे सवाल पूछते हैं कि ये क्यों जरूरी है तुम्हारे लिए।
कभी कभी इंसान को ऐसा लगता है कि क्योंकि नेक्स्ट स्टेप यही है तो मुझे यही करना चाहिए, मैं सीएफओ हूँ तो मैं सीईओ बनूंगा। तो क्यों जाना चाहते हो, कि क्या मतलब क्या है इसका, ये हम इसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं उनके साथ। अ, ये जिस जिस दिशा में तुम जाना चाहते हो वहां पर तुम्हारे अंदर क्या डाउट्स हैं, क्या फियर्स हैं, और वो डाउट्स और फियर्स क्यों हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा जांच पड़ताल करते हैं। उसे हम दक्षिण कहते हैं, साउथ कहते हैं। और फिर हम जाते हैं वेस्ट में। जैसे कि एक कहावत भी है कि फ्रॉम वेस्ट कम्स द लॉ, फ्रॉम ईस्ट कम्स द लाइट, अंग्रेजी की। तो पश्चिम दिशा में हम बात करते हैं कि अब ये सब निकल के आया, तो अब तुम्हारे साथ हम क्या करें, क्या प्लान बनाएं और किस तरह से कैपेबिलिटीज डेवलप करें। छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं। मैं अपने बॉस से किस तरीके से बात करूं कि शाम के 7 या 8 बजे के बाद अब मैं कॉल नहीं लूंगा, क्योंकि घर में मेरी और जिम्मेदारियां भी हैं। तो ये किस तरीके से हम नियंत्रण में लाएं। तो ये हमारी एक कार्यप्रणाली है जो हम यूज करते हैं हेल्प करने के लिए बर्नआउट पे लोगों को। मेरे ख्याल से ज़िंदगी जीने का कोई एक फॉर्मूला नहीं हो सकता। हर किसी को अपनी ज़िंदगी को समझना है, अपने मकसद को समझना है, अपने पर्पस को समझना है और ज़िंदगी को एक मैक्रो लेवल पर शायद देखने की ज़रूरत है। और ज़िंदगी को समझने से ज़्यादा अगर आप उसको जीने में अपना वक्त बताएं तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल श्रुति, क्योंकि आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, वो कौन सा वक्त होगा जब इंसान को एक साइकोलॉजिस्ट किससे कंसल्ट कर लेना है या कर लेना चाहिए? वो स्थिति कब होती है आपकी? ओवरऑल मेरा एक पर्सनल बिलीफ है कि हर एक इंसान को एक पर्टिकुलर पॉइंट अपने लाइफ में आता ही है जहाँ साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। एंड सबसे ज्यादा जरूरत तभी होती है जब भी आप आपका जो डे टू डे फंक्शनिंग होता है, आपके डे टू डे जो टास्क होते हैं वो आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो या करने में उसको बहुत ज्यादा आपको कठिनाइयां आ जाती है। एंड तभी एक साइकोलॉजिस्ट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक बहुत ज्यादा बिलीफ सिस्टम आपकी बन जाती है कि नहीं ये ऐसे है तो मैं इसके लिए ऐसे करूंगी, ये ऐसे है तो मैं इसके लिए ऐसे करूंगी। और ये जो बिलीफ सिस्टम आपकी बनती है वो बहुत इरेशनल इन नेचर होती है, जिसकी वजह से आपको डे टू डे में प्रॉब्लम आता है। तो ये बिलीफ सिस्टम चेंज करने के लिए आपको एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि मेरा एक क्लाइंट था, उनका ये बिलीव था कि अगर मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ पैसे कमाने में तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ फॉर एनीथिंग। तो अभी ये बिलीफ उनको कंटिन्यूअसली डे इन डे आउट 24 घंटे जब देखो तक काम में इन्वॉल्व रखती थी। तो इसके वजह से इनफैक्ट उनको और लॉसेस होने लगे, बिकॉज उन्होंने ब्रेक्स नहीं लिए, अपने परिवार से दूर हो गए, खुद के थॉट्स में राउंड एंड राउंड, खुद के विचारों में वो राउंड एंड राउंड घूमने लगे। तो अभी ये जो बिलीफ है इसे चेंज किया हमने कि वो ब्रेक्स ले सकते हैं। सिर्फ पैसे कमाना ही एक जरूरी काम नहीं है लाइफ में, बाकी और चीजें भी होती है, जिसे जैसे कि कहा वर्क लाइफ बैलेंस बनाया और फिर ये बिलीफ की वजह से देन वो आगे और बढ़ पाए लाइफ में। तो ये सारी चीजों के लिए थेरेपी बहुत ज्यादा एसेंशियल हो जाती है, जहाँ आपको पर्सनलाइज टेक्निक्स मिलती है कि जो हर एक टेक्निक है वो हर एक इंसान के लिए काम नहीं करेगा। मैं अलग हूँ, मेरे को पैनलिस्ट अलग है। सो वैसे जो जिसके लिए काम करता है वो ढूंढना जरूरी है कर। चलिए, मेरे ख्याल से इस मुद्दे पे जितनी बात की जाए उतना कम है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इस पेशकश से आप सब ये जान लें कि स्ट्रेस और स्ट्रेस से जुड़ा हुआ बर्नआउट कैसे आपकी ज़िंदगी से दूर रह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शिरकत की और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।